नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का अध्याय 3 का हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पॉइंट सब कवर कर लेते हैं। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि हमको हिंदुस्तान और चीन के बारे में पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा। हिंद चीन का मतलब यही नहीं सोचिएगा कि हिंदुस्तान या चीन में युद्ध हुआ होगा, ये वो कुछ नहीं। हिंदुस्तान चीन का इसमें कोई भी बात ही नहीं है। हिंद चीन आइए कि किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, ये सब को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। थोड़ा सा कलम ले लेते हैं। कलम बार बार गायब हो जाला। आइए पहले देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है इस अध्याय में। मतलब हिंद चीन राष्ट्रीय आंदोलन से, राष्ट्रवाद आंदोलन में हमको क्या क्या पढ़ना है। यह आंदोलन क्यों हुआ, इसका कारण पढ़ना है। यह आंदोलन क्यों हुआ, यह आंदोलन कैसे हुआ, यह आंदोलन कैसे हुआ, यह आंदोलन किसने किया, यह आंदोलन कब हुआ, इसका क्या परिणाम आया। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, नोट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें देखेंगे और हिंद चीन के प्रमुख नेता के बारे में पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में आपको टोटल सब चीज़ खत्म, दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होता है ना। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे हैं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया, यहाँ सब्जेक्टिव पढ़ाएगा दूसरे, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएगा दूसरे बार, वो भी कहाँ पे, एप्लीकेशन पे, वो अपना ऐप जो बनाता है। हम आपको पूरा फ्री में पढ़ाएंगे। जो वो लोग ऐप में पढ़ा रहे हैं वो हम फ्री में आपको पढ़ाएंगे। होता है क्या, बहुत बड़ा बड़ा टीचर क्या कर रहे हैं, अपना फेस वैल्यू बना लिया है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। सर तो आप यूट्यूब पे पढ़ाइए ना, क्यों जाके ऐप में जाके बिक रहे हैं, क्यों ऐप में जाके बच्चा को पढ़ा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। एजुकेशन को ये लोग बिजनेस बना लिया। क्या बना लिया, एजुकेशन को बिजनेस बना लिया। तो आप लोग को उसमें नहीं फंसना है। हम आपको हर एक सब्जेक्ट को फ्री में पढ़ाएंगे। जो वो लोग पढ़ा रहे हैं ना वहाँ पे एप्लीकेशन पे, उससे बेहतर हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 1 रुपया भी नहीं लेंगे कि हमको। जब पीडीएफ मांगिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाइए, अजीत एन ऑफिशियल बिहार बोर्ड सर्च मारिए, वहाँ पे हर एक चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। व्हाट्सअप चैनल पर जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, हर एक चीज़ पे मैसेज कीजिएगा सर पीडीएफ चाहिए, आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा। 1 रुपया नहीं लिया जाएगा स्टूडेंट से, फ्री में पढ़ाएंगे। पैसा तो यूट्यूब दे ही रहा है, तो दुनिया भर के पैसा कमा के क्या करेंगे, हाय बाप करके। स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं। गरीबी क्या होता है, पैसा क्या होता है हम जानते हैं, इसलिए हम सब चीज़ फ्री में पढ़ाएंगे, सब चीज़ फ्री में पढ़ाएंगे। 1 रुपया पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पढ़ने के लिए आपको जो एप्लीकेशन पे चल जाइए, अदर चैनल पे 900 फलना बेच, ये बेच, वो बेच, रफ्तार बेच, इतना बेच चला के पैसा ले लेगा हुमच के। लेकिन पैसा किसी को देना नहीं है, हम फ्री में पढ़ाएंगे आपको। आइए पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग। पहले पढ़ यह आंदोलन कैसे हुआ। हम अपना एक्सपीरियंस से जहाँ तक होगा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा सर हमको समझ में नहीं आया, आपको फिर से समझाया जाएगा। इसी का दूसरा वीडियो बना के आपको प्राइवेट में अनलिस्टेड करके आपके पास भेजा जाएगा। आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन आइए पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये आंदोलन हुआ क्यों, आखिर ये आंदोलन हुआ क्यों। यह आंदोलन क्यों हुआ, कारण क्या था,
वियतनाम फ्रांस के उपनिवेश था। मतलब कि वियतनाम जो देश है उस पे किसका राज चल रहा था? तो फ्रांस का राज चल रहा था। फ्रांस ने यहाँ के लोगों को शोषण किया। मतलब फ्रांस के लोगों ने साला अंग्रेजवा लोग सब जगह शोषण किया है, बढ़िया काम कहीं नहीं किया है। बढ़िया काम थोड़ा हमारा भारत में करके गया है, जो कि आज हम लोग उसका घिस्ता पिटा डायलॉग सबको पढ़ रहे हैं मैकाले का। फ्रांस ने यहाँ के लोगों को शोषण किया। मतलब कि फ्रांस जब वियतनाम में राज कर रहा था, कौन? तो फ्रांस के राजा सब, फ्रांस के लोग सब। तो वहाँ पे लोगों ने उसका मतलब फ्रांस के लोगों ने वहाँ के लोगों पे शोषण बहुत किया, अत्याचार बहुत किया। किसानों से ज़्यादा कर वसूला गया। मतलब हर जगह पे किसान को लूटा ही गया था। पिछले साल मतलब कि बहुत साल पहले किसान को लूटा ही गया था, और अभी भी लूटते ही आ रहे हैं हमारे भारत के नेता लोग। बहुत सारे घोटाला कर रहे हैं साला दुनिया भर के। किसानों से ज़्यादा कर वसूला गया। यही कारण से क्या हो रहा था? पहले कारण न जानने की हुआ क्यों, यह आंदोलन आखिर हुआ क्यों? जबरन मजदूरी कराई गई। मतलब कि जैसे कि पिछले वीडियो में आप पढ़े थे ना कि मजदूरी 8 घंटा करवाता है ना, 8 घंटा मजदूरी की जगह कहीं जाइएगा तो वहाँ पे 14 घंटा ज़बरदस्ती मजदूरी करवाया जाता था। कितना? 14 घंटा ज़बरदस्ती मजदूरी करवाया जाता था। चावल और रबड़ जैसे फसलों जबरन उगवाई जाती थी। चावल जैसे मतलब कि वहाँ पे थोड़ा सा खेत दूसरा टाइप का होगा, वहाँ पे चावल और रबड़ ज़बरदस्ती उगवाया जाता था उस टाइम जब ये आंदोलन हुआ था। तो आंदोलन जब हुआ था ना, वियतनाम दुनिया के तीसरा स्थान पे सबसे ज़्यादा चावल उपजाने वाला देश बन गया था। सोचिए कितना चावल उपजाया जाता था। दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा चावल उपजाने वाला देश बन गया था, वियतनाम बन गया था। फसलें जबरन उपजाई जाए। जबरन मतलब होता है ज़बरदस्ती। जबरन मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती। शिक्षा में भी फ्रांस अपनी सांस्कृतिक धोपी, लेकिन असमानता थी। वियतनाम बच्चों को ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। जैसे कि वहाँ पे अगर हम इंडियन हैं, इंडिया में तो हम हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, अंग्रेजी क्यों पढ़ें भाई? अंग्रेजी क्यों पढ़ें? अंग्रेजी हम लोग का थोड़ी है। यहाँ पे अंग्रेजी मतलब कि हमारे इंडिया में है कुछ शहर में, वहाँ पे हिंदी बोलने में शर्म आता है लोगों को। हिंदी बोलने में शर्म आता है। हिंदी बोलेंगे तो ये लोग हमको कौन चीज़ समझ लेगा? छोटा नीच जाति समझ लेगा। हिंदी बोलने में गर्व होता है, हिंदी बोलने में गर्व होता है। हम इंडियन हैं, हम हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश नहीं बोलेंगे। इंग्लिश मेरा नहीं है, इंग्लिश अंग्रेज लोग छोड़ के गया है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, फलना चिलना इंग्लिश मेरा नहीं है, हम लोग का हिंदी है और हिंदी बोलेंगे। उसी प्रकार से वियतनाम में तो वियतनामी भाषा बोला जाता था। वहाँ की जो भी भाषा हो, वहाँ पे फ्रांसीसी लोग ज़बरदस्ती बोल रहा था कि वियतनाम के सारे बच्चे फ्रांसीसी भाषा पढ़ेंगे। फ्रांसियन क्या पढ़ेंगे? फ्रांस की भाषा पढ़ेंगे। बच्चों को ज़्यादा मौका नहीं मिलता था पढ़ने का। फ्रांस के मतलब नेता लोग सोचता था, वहाँ पे जो राज कर रहा था वो लोग सोचता था ज़्यादा पढ़ लेगा तो ये लोग को बुद्धि आ जाएगा, आज़ादी मांगने लगेगा। यही कारण से ज़्यादा मौका नहीं मिलता था पढ़ने का। किसानों के ज़मीन छीनकर जमींदारों और फ्रांसीसी कंपनियों को दे दी गई। जो छोटे मोटे किसान होता है, जैसे हम लोग की तरह, हम लोग के पास ज़्यादा ज़मीन जगह नहीं है, जो छोटे मोटे किसानों थे उसे ज़्यादा ज़मींदारों को दे दिया गया, और फ्रांसीसी कंपनियों को भी दे दिया। जैसे कि हमारे भारत में अभी जो है ना, जैसे देख लीजिएगा, हम किसी जात के बारे में नहीं बोल रहे, जैसे कि हुआ ना, ये लोग सरदार लोग सब जो थे, सरदार लोग के पास इतना ज़मीन जगह क्यों है? क्योंकि वो लोग अंग्रेज लोग का चाटुकार थे। चाटुकार होता है ना, पीछे पीछे घूमना है, सर पीछे कुत्ता बिलाने करना। इसी कारण से वो लोग के पास अभी ज़्यादा ज़मीन है। हम लोग का ज़मीन छीना गया ज़मीन है वो लोग, जो अभी वो लोग के पास है। कोनो उसका बपौती ज़मीन थोड़ी है,
हम लोग का ज़मीन है, इसी कारण से वो लोग के पास अभी ज़्यादा ज़मीन है। उसी प्रकार से यहाँ पे जिसके पास थोड़ा सा ज़मींदार था वो लोग सिख लोग सब, हम किसी जाति के बारे में नहीं बोल रहे, इतिहास पलटा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, इतिहास पढ़िए सब मिल जाएगा आपको। वहाँ पे जिसके पास थोड़ा ज़्यादा जमींदार सब होता था वो हाय बाप कर लेता, आरू जमीन हो जाए, आरू जमीन हो जाए। इसी कारण से जो छोटे मोटे किसान तो उसका जमीन छीन कर जमींदारों को दे देता था और फ्रांसीसी कंपनियों अपने भी ले लेता था। लोगों को लगा कि वे गुलाम बन गए। अब ऐसे करेगा तो सबको लगवे करेगा कि मर्दे हमनी के गुलाम बनावल जा रहा बा, गुलाम बनावल जा रहा बा ना। तो ये ऐसा ही लगा, तो इसी कारण से आंदोलन का क्या हुआ, यहाँ से आंदोलन का शुरुआत होता है। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये लोग हमको गुलाम बना रहा है। यहाँ से आंदोलन का एक थोड़ा सा चिंगारी आया। तो आइए चिंगारी आया तो उसके बाद क्या आया वो भी पढ़ते हैं। उसके बाद क्या आया, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। आखिर ये आंदोलन का इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब कि एक छोटा सा होता है ना, एक छोटा सा चीज़ से बड़ा आंसर लिखने वाला, वो पढ़ लेते हैं। आर्थिक शोषण, वहाँ के लोगों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। शिक्षा में भेदभाव, सांस्कृतिक अपमान। अगर यहाँ पे वियतनामी लोग तो अपना सभ्यता संस्कृति को मानता होगा, उसमें भी अपमान किया जा रहा था। जमीन और कर में संकट, जमीनों में और कर देने में बहुत संकट आ गया था। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट। मात्र इतना सा हिला, युद्ध छिड़ा था, आंदोलन हुआ था। कहाँ पे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को ही हिंद चीन कहा जाता है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को क्या कहा जाता है, हिंद चीन कहा जाता है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को हिंद चीन कहा जाता है। और ये किस में आता है, तो आसियान में आता है। आसियान में आते हैं। आसियान में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस और क्या 10-11 को शायद देश है वियतनाम में, वो सब आते हैं। तो ये हिंद चीन में आते थे। हिंद चीन इसे ही कहा गया। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को ये नहीं समझ लीजिएगा कि हिंद चीन बोल रहा चैप्टर में तो इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध ऐसे वैसे हुआ होगा। इंडिया पाकिस्तान के इसमें कुछ भी नहीं है। क्या कि अब अगर मैप पढ़े होंगे, अगर मैप पढ़िएगा आगे चलकर, तो पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के उतना औकात थोड़ी है। चीन के लोगों सब वियतनाम में जाके, वियतनाम लाओस सब में थोड़ा थोड़ा हिस्सा कब्जा कर करके बैठल थे। भारत के लोग सब भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके बैठल थे, इसलिए हिंद चीन कहा गया इसे। यह आंदोलन कैसे हुआ, आखिर वहाँ पे क्या पढ़े थे, भूल गए क्या पढ़े थे अभी। आंदोलन क्यों हुआ, क्यों और कैसे में बहुत अंतर है दोस्त, क्यों और कैसे में बहुत अंतर है। शुरुआत शिक्षित वर्ग और छात्रों से हुई। यह आंदोलन कैसे हुआ, यह आंदोलन क्यों हुआ तो पढ़ लिया। अब कैसे हुआ, आखिर यह आंदोलन किया कौन, तो वहाँ पे शिक्षित वर्ग और छात्रों से हुई। शिक्षित वर्ग और छात्रों से आंदोलन शुरू हुई। वो लोग को लग रहा कि हम लोग को गुलाम बनाया जा रहा है फ्रांसीसी की तरफ से। फान बोई चाओ वहाँ के शिक्षित और छात्रों को प्रेरित किया। किसने किया, तो फान बोई चाओ। वहाँ पे जो ये बाहर से पढ़ के आया था। कहाँ से पढ़ के आया था अभी दिमाग में नहीं है, नीचे पढ़ लेंगे। अब शायद बाहर से पढ़ के आया था। यहाँ पे देखिए, तो जापान से मदद मांगने गया था, बाहर से पढ़ कर आया था। फान बोई चाओ बाहर से पढ़ के आया, शिक्षित होकर आया। और लेनिन से ये बहुत प्रभावित था, लेनिन का किताब उताब पढ़ा होगा। जैसे वो रूस का जर्मनी को आज़ाद करवाया तो वो सब उसी प्रकार से वो पढ़ के आया। और यहाँ पे छात्र को और शिक्षित वर्ग के लोगों को उन्होंने एकत्रित किया। और फान वई चौ वहाँ से आंदोलन का शुरुआत किया। उन्होंने गुप्त संगठन वियतनामी राष्ट्रवादी पार्टी का स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछ ले, गुप्त संगठन वियतनामी राष्ट्रवादी और युवा वियतनामी आंदोलन बनाया। क्वेश्चन आपसे पूछ ले, वियतनामी लिखने की जरूरत है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है लिखे, वियतनामी राष्ट्रवादी का
वियतनामी राष्ट्रवादी का स्थापना किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? कौन करवाया था? बोला लोगन कमेंट में कौन करवायल रहे? तो फान बई चौ करवाया था। फान बई चौ करवाया था। और दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, युवा वियतनाम आंदोलन किसने बनाया? युवा वियतनाम आंदोलन किसने किया? तो फान बई चौ किया था। कौन किया था? फान बई चौ। ये सब का नाम बहुत अलग है भाई। वे जापान और चीन से मदद मांगते थे। जापान और चीन से मदद मांगते थे, लेकिन उसे कोई मदद नहीं किया था। उसे कोई मदद नहीं किया था। फान चाओ चीन, ये भी फान चाओ त्रि कन्फ्यूज आइएगा नहीं, दोनों का नामवा सेम है, खाली लास्टवा में बदलल बा। फान वाई चौ और फान वाई त्रि, ये सबसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में कन्फ्यूजना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन में कन्फ्यूजना बिल्कुल नहीं है। अगर छात्र के पूछ ले, छात्रवादी नेता पूछ ले, शिक्षित नेता पूछ ले, तो फान वाई चौ को मारना है। ये बात याद रखिएगा। शिक्षित यानी शिक्षा से रिलेटिव कोई भी चीज़ आ जाए तो उसे फान वाई चौ मारिएगा। और ये जो था हिंसा के खिलाफ था, कौन? फान वाई त्रि, हिंसा के खिलाफ यानी मारपीट के खिलाफ। जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी थे, ना, उसे फान वाई त्रि थे वियतनाम में। वो हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन हम लोग अहिंसा के पुजारी नहीं किए हैं, हिंसा के खिलाफ हैं। ससुरा को मारेगा, एगो गाल में मार के जाएगा तो महात्मा गांधी थोड़ी दूसरा का लगवा दें। दूसरा गाल में मारने के लिए उसका हाथ वो तो रहना चाहिए, हाथ भी नहीं रहेगा। अभी सुदमास बन के रहने में बहुत घटा है। इसलिए एकदम दबदबा बनाए रखिए। जहाँ भी रहिए अपना दबदबा बनाए रखिए। किसी का औकात ना हो सामने में खड़ा होकर बोल दे। वे हिंसा के खिलाफ थे। कौन थे? फान वाई चाओ त्रि, वे हिंसा के खिलाफ थे। हिंसा के खिलाफ कौन थे? फान वाई त्रि थे। सुधार और शिक्षा से स्वतंत्रता पाना चाहता था। सुधार और शिक्षा से स्वतंत्रता पाना चाहता। जो फ्रांस लोग शिक्षा पर अधिकार करके बैठल था ना, जो फ्रांस के लोग सब शिक्षा पर अधिकार करके बैठल था कि यहाँ के वियतनाम में वियतनामी को हटाकर अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पे उसके खिलाफ थे। 1920 के बाद क्या हुआ? आइए क्या हुआ पढ़ते हैं। हो चिन मिन्ह का उदय हुआ। 1920 के बाद हो ची मिन्ह आया। हो ची मिन्ह आदमी का नाम है, हो ची मिन्ह आया 1920 के बाद। अब ये इन्होंने वियतनाम को आज़ाद कराने के लिए क्या किया? उन्हें फ्रांस में रहकर मार्क्सवाद सीखा और बाद में वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई 1930 में। क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। 1930 में वियतनाम में कौन सी पार्टी बनी? तो कम्युनिस्ट पार्टी बनी। कम्युनिस्ट पार्टी किसने बनाई? तो हो चिन मिन्ह बनाई। कम्युनिस्ट पार्टी का उदय कहाँ हुआ? तो वियतनाम में हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए कितना बन रहा है। इससे आपको बताएं ना, हम एक के ही वीडियो में सारा चीज़ ख़त्म कर देंगे। दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं। और ये सब पढ़ने के लिए आपको दूसरे चैनल वाले, दूसरे सर लोग, दूसरे एप्लीकेशन के लोग पैसा लेंगे। ये सब चीज़ पढ़ाने के लिए दूसरे एप्लीकेशन के लोग पैसा लेंगे। और जो फ्री में पढ़ाता कहता ना, फ्री में जो मिलता है उसका वैल्यू कम हो जाता है। इसी कारण से फ्री में जो मिले उसका इज्जत करना सीखिए। फ्री में दे रहे हैं तो आप सोचिएगा फालतू पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं। और यही अगर आपसे पैसा लेकर पढ़ाते, बड़ा गौर से पढ़ते। बाप रे बाप, पैसा दे ले हैं तो छोड़ेंगे थोड़ी, कुछ पढ़ाएंगे, पढ़ना पड़ेगा। इसी कारण से फ्री वाला चीज़ का कोई इज्जत नहीं करता। इसी से एगो चीज़ याद आ गया, जैसे कि थाली होता है ना, थाली में जब खाना रहता है तो थाली देखने में बड़ा मज़ा आता है, मस्त लगता है देखने में। थाली को देखने में मस्त लगता है। और उस थाली को खाना खाने के बाद जो उसमें हाथ धो लेते हैं तो थाली देखने में घिनना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार से इंसान अगर इंसान को आपको हमसे ज़रूरत है ना, मेरा पढ़ाई लिखाई हम कुछ भी पढ़ेंगे तो वो अच्छा लगेगा आपको,
हम पढ़ाई से रिलेटिव बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ हो सकता है। वो चीज़ आपको अच्छा लगेगा, अगर आप एग्ज़ाम दे के आएगा यही चीज़ हम पढ़ाएंगे आपको ख़राब लगने लगेगा। इंसान ज़रूरत पड़ने पे इंसान को अच्छा लगने लगता है, और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद वो इंसान से घिन मानने लगता है। ये आज का रियलिटी है, आजकल का रियलिटी यही है। मजदूर, किसान और छात्र इनमें जुड़े, किस में जुड़े? तो हो ची मीन में मजदूर किसान और छात्र इनमें जुड़े, इनसे जुड़े। उन्होंने कहाँ से? तो जर्मनी से। कहाँ से आया था पढ़कर? मार्क्सवाद सीखे थे। कहाँ पे सीखे थे? फ्रांस में। इन्होंने फ्रांस में ही रहकर, बड़ा खतरनाक आदमी था, फ्रांस में रहकर वहाँ पे मार्क्सवादी सीख लिया, मार काट कैसे कैसे करना है, या कि यहाँ पर फ्रांसीसियों को थुरने लगा। फ्रांस में तो जाके सब चीज़ सीख लिया, किस प्रकार से देश आज़ाद करना है, नहीं करना है, किस क्या करना नहीं करना है, वहाँ से सीख के आ गया। ये मर्दवा कर ले कि ये मर्दवा क्या किया कि वियतनाम में एक फ्रांसीसियों को थुरने लगा, दिया एकदम हुमस के। इसमें जुड़ने लगा, कम्युनिस्ट पार्टी बनाया 1930 ईस्वी में। मजदूर, किसान, छात्र इनमें जुड़े। महिलाओं ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया, हथियार उठाया, विरोध प्रदर्शन किया। बड़ा खतरनाक महिला। हमरो बिहार में बा, झगड़ा खाले होवे न दो, लाठी उठाएगा, या हमरो जमीन है यहाँ पर, हमरो जमीन आब है नहीं, कैसे आवे जे। उसी प्रकार से वियतनामी महिला लोग अपना आज़ाद के लिए बहुत अच्छा किया, अपना आज़ादी के लिए, अपने बाल बच्चा के भविष्य के लिए हथियार उठाया। क्या उठाया? हथियार उठाया। और परिवार के लिए हथियार उठाना कोई नाजायज नहीं है, जायज़ है। हथियार उठाना कोई गलत बात नहीं है। अगर परिवार पे कोई बात आया हथियार का, उसका गर्दन काट के हटा दीजिए साला। महिलाओं ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया, हथियार उठाया, विरोध किया, प्रदर्शन किया। खतरनाक। गुड। ये क्या पढ़े हम लोग? कैसे हुआ। अब आइए पढ़ते हैं, आखिर ये कहाँ गई मर्द है। अब कब हुआ ये भी पढ़ना जरूरी है। कब हुआ पढ़ लेने का। यह आंदोलन किसने किया? नेता के बारे में आइए पढ़िए, ऊपर पढ़ लेना चाहिए। किसने किया? केहू तो कैले होई ना, केहू तो कैले होई न हो। यह आंदोलन किसने किया? नेता के बारे में आइए, नेता का परिचय पढ़ लेते। फान वाई चौ, फान वाई त्री, हो चिन मी। मात्र 3 नेता ही ने लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को मिलकर आज़ादी दिलवा दिया। मात्र 3 नेता ने नेतृत्व करता होता है ना ऐसे। अब भाई हमारे भारत में सिर्फ प्रधानमंत्री थोड़ी नरेंद्र मोदी हमारे देश को चला रहा है, नहीं चला रहा। उसके नीचे कितना संसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, कितना प्रकार के मंत्री है, सब मिलकर चला रहा है ना। उसी प्रकार से ये हेड थे, ये सब हेड थे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के। और इन्होंने मतलब राह दिखाने वाला होता है ना, राह दिखाने वाला। फान वाई चौक एक क्रांतिकारी नेता था। फान वाई चौक एक क्रांतिकारी नेता था। फान वाई त्री सुधारवादी नेता था। क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ ले, दोस्त एवं भाई बहनों, ये फान वाई चौक कैसा नेता था? तो क्रांतिकारी नेता था। फान वाई चौक क्वेश्चन पूछ ले, फान वाई चौक कैसा नेता था? तो क्रांतिकारी नेता था। फान वाई त्री कैसा नेता था? सुधारवादी नेता। कन्फ्यूज आइएगा नहीं, इसमें फान वाई चौ है, फान वाई चौ, फान चौ त्री, ये दो क्वेश्चन में याद रखिएगा। ये दोनों का नाम याद रखिएगा, बहुत पूछता। आइए ना इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछें, देखेंगे कब पूछा गया क्वेश्चन ये सब। हो चिन मी सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेता था जिन्होंने अंततः वियतनाम को स्वतंत्रता दिलाई। हो चिन मी सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेता था। क्या था? राष्ट्रीय नेता था जिन्होंने अंततः वियतनाम को स्वतंत्रता दिलाई। क्वेश्चन पूछ ले, वियतनाम को स्वतंत्रता किसने दिलाई? तो हो ची मी। फान वाई त्री कैसा नेता था? तो सुधारवादी नेता था। फान वाई त्री कैसा नेता था? सुधारवादी नेता था। फान वाई चौ कैसा नेता था? क्रांतिकारी नेता था।
कैसा नेता था? क्रांतिकारी नेता था। आपको ये नहीं सोचिएगा कि हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ये आपका अध्याय है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये एनसीईआरटी पे है, क्वेश्चन बैंक पे है, मॉडल पेपर पे जितना बुक है वो सबसे मिश्रित है, सबसे मिश्रित है। ये नहीं कि किसी पार्टिकुलर किताब से है। ये सब को पढ़ने के बाद हम पीडीएफ बनाते हैं। सब किताब को पहले पढ़ते हैं बढ़िया से, उसके बाद हम पीडीएफ बनाते हैं। मेन पॉइंट, एग्जाम कम नज़दीक बचेला और दुनिया भर के ढड्ढा पढ़ा देंगे, आपको घंटा समझ में आएगा कुछ तो पढ़ा के क्या फ़ायदा? टाइम बर्बाद, हम बकबक करेंगे, हमारा एनर्जी बर्बाद, कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना। इसलिए मेन पॉइंट को निकालते हैं और मेन पॉइंट पढ़ाते हैं, जो कि दिमाग में इधर से घुस के यहाँ पे बैठ जाए, घुस के यहाँ पे बैठ जाए। ये नहीं कि हवाबाजी नहीं, कुछ लिख दिए कि क्वेश्चन पूछेगा यहीं से आएगा, ये वो 9 फलना ठिकाना 9 17, वो सब नहीं। क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब एग्जाम पैटर्न अभी कैसा बनाया, आपका सिलेबस है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन इससे बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कब पूछा गया है। हो चीन में सबसे बड़े राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अंततः वियतनाम को स्वतंत्रता दिलाई। वियतनाम को स्वतंत्रता किसने दिलाई? तो हो ची मिन्ह ने दिलाई। छात्रों, किसानों और महिलाओं ने भी इनमें भाग लिया था। आगे ऊपर में हम पढ़े थे, छात्रों, किसान और महिलाओं ने भी इसमें भाग दिलाया था। अब पढ़ेंगे यह आंदोलन कब हुआ। यह आंदोलन आखिर कब हुआ? कभी तो हुआ होगा ना। यह आंदोलन आखिर हुआ कब? यह आंदोलन कब हुआ? प्रारंभ 1900 के आसपास फानवाई चौक का आंदोलन कहा गया। 1900 ईस्वी से लेके 1920 तक किसका आंदोलन कहा गया? तो फानवाई चौक का आंदोलन कहा गया। जैसे कि अभी आधुनिक भारत में किसके बारे में पढ़ते हैं? महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार 1900 ईस्वी से लेके 1920 ईस्वी तक फानवाई चौक के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने 1900 ईस्वी से लेकर 1920 तक यानी 20 साल तक इन्होंने वहाँ पे जो भी आंदोलन किया, सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो कि ऊपर हम पढ़ चुके। अब 1920 से 1930 में कौन आया था? हो ची मी आया था। कौन आया था? हो ची मी। यह तेज हुआ, मतलब कि यहाँ पे जो आंदोलन चलवाया ये 16 रफ्तार, थोड़ा 16 चल रहा था। जब हो ची मी आया, फ्रांसीसी मतलब कि सीख कर किस प्रकार से लेनिन से प्रभावित होकर जब आया वहाँ, उसके बारे में जाना, तब से जो काथी चला, तब से जो आंदोलन चला, रफ्तार जो पकड़ा, साला आज़ादी करवा के छोड़ा, वियतनाम को आज़ाद करवा कर ही छोड़ा। 1945 में जापान की हार के बाद, 1945 में वियतनाम से जापान हार गया था। 1945 में वियतनाम से जापान हार गया था। बाद हो चिन मी ने वियतनाम को स्वतंत्र घोषित किया। जापान से हराने के बाद, जापान को हराने के बाद हो चिन मी ने वियतनाम को स्वतंत्रता प्राप्त कर दिया, घोषित कर दिया। क्वेश्चन पूछ ले, वियतनाम स्वतंत्र कब हुआ? 1945 में हुआ। किसने करवाया? हो चिन मी ने करवाया। किससे करवाया? तो जापान से युद्ध, जापान को हराने के बाद करवाया। किसको आज़ाद करवाया? तो वियतनाम को। किसको आज़ाद करवाया? तो वियतनाम को आज़ाद करवाया। 1954 में डियन बियन फू, बड़ा खतरनाक सब नाम बा इन्हीं लोगन के, बड़ा खतरनाक सब। डियन बियन फू ऐसा सब नाम रख देंगे गांव में 17 का गाड़ियाँ सुनने के लिए मिलेगा। कि लड़ाई के बाद फ्रांस की हार हुई और वियतनाम को स्वतंत्रता मिली। 1954 में वियन फू की लड़ाई के बाद, 1954 में वियन फू
की लड़ाई के बाद फ्रांस की हार हुई और वियतनाम को स्वतंत्रता मिली। 1945 में जापान को हराकर हो चिन मिन्ह वियतनाम को स्वतंत्रता घोषित किया। अच्छा, यहाँ पे 1945 में हुआ था मेरे प्यारे एवं बहनों, स्वतंत्रता घोषित किया था, स्वतंत्रता हुआ नहीं था। जैसे कि हमारे भारत में 1929 में ही स्वतंत्रता घोषित कर दिया कि हमारे भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन हुआ कब? 1947 में यही हुआ था। किस यहाँ पे? वियतनाम में। 1945 में जापान के हराने के बाद वियतनाम को स्वतंत्र घोषित तो किया, 1945 में। आज़ाद कब हुआ? 1954 में। घोषित कब किया? कंफ्यूज आइएगा नहीं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज आने वाला आ गया। घोषित 1945 में किया। किसने किया? तो हो चिन मिन्ह ने किया था। हो चिन मिन्ह ने किया। हो चिन मिन्ह ने किया। देखिए, हमको इस पे लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसी कारण से थोड़ा इधर उधर लिखा जाता है, समझ जाइएगा दोस्त, हम मुंह से बोल रहे हैं। और घोषित कब किया? तो 1945 में किया। और आज़ाद कब हुआ? तो 1954 में हुआ। आज़ाद कब हुआ? 1954 में आज़ाद हुआ। कौन सा देश आज़ाद हुआ? तो 1954 में कौन सा देश आज़ाद हुआ? कौन सा देश आज़ाद हुआ? तो वियतनाम ना होइल जी। फ्रांस की हार हुई और वियतनाम स्वतंत्रता मिली। वियतनाम को स्वतंत्रता मिली। आखिरकार हमने जंग जीत ली। माँ, मैंने जंग जीत ली। इसका क्या परिणाम आया? आखिर ये आंदोलन जो फैला, आंदोलन का क्या परिणाम आया? इस आंदोलन का क्या परिणाम आया? देखिए, हम इस प्रकार से पढ़ाते हैं, हम शुरू से ही हम ऐसे ही रहे हैं, शुरू से ही हम ऐसे ही रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे। हमारा ये पर्सनल लाइफ है, इस पे मत जाइएगा आप लोग, बिल्कुल नहीं जाना है, प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना है। हम सब दिन ऐसे ही हैं, राजा की तरह जिए हैं और राजा की तरह ही जिएंगे। इसके क्या परिणाम आया? वियतनाम में राष्ट्रीय चेतना फैली। वियतनाम में आखिर ये आंदोलन का कुछ तो परिणाम आयल हो, कुछ तो परिणाम आयल हो। आंदोलन होइल, इतना चीज हो गया तो कुछ तो परिणाम आया होगा। वियतनाम में राष्ट्रीय चेतना फैली। ये सब सब्जेक्टिव है, इससे सब्जेक्टिव बनेगा। आप क्वेश्चन लिख दिए, समझा दिए, सिर्फ उसी को सब्जेक्टिव नहीं कहा जाता है मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, सिर्फ उसी को सब्जेक्टिव नहीं कहा जाता है। मेन पॉइंट अगर आपको याद हो जाए ना, मेन पॉइंट, आखिर ये इसमें हुआ क्या, इसका क्या परिणाम हुआ था, किसने किया था, कब किया था, क्यों किया, कैसे किया, ये जानना बहुत जरूरी है। ये चीज़ जान लिए, कोई भी चैप्टर को, कोई भी सिलेबस को, कोई भी दुनिया का कोई भी चीज़ को, ये चीज़ जान लिए, कौन, कब, कैसे, क्यों, और उसका परिणाम, 5 चीज़, पूरा ढड्ढा का ढड्ढा किताब आप याद कर लीजिएगा। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तनियों का नहीं पड़ेगा, सब चीज़ पता रहेगा। अपना माइंड से लिखिएगा, परिणाम क्या हुआ था, इससे हुआ तो वो एकदम पकड़ कर घास दीजिएगा। इसलिए समझिए, समझना है, रट्टा मारी स्टूडेंट नहीं बनना है, समझना है। और समझिए, आप भी आगे चलकर बहुत बड़ा पद हासिल कीजिएगा। समझिए क्या हुआ था? किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इसमें कौन कौन आदमी सब भाग लिया था? किसान ने भाग लिया। कौन कौन भाग लिया? किसान ने भाग लिया, मजदूर ने भाग लिया, छात्र ने भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। किसने लिया था? किसान, मजदूर, छात्र, महिला। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी 1930 में बनी। वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी 1930 में बनी। 1945 में वियतनाम ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। 1945 में वियतनाम ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। अतः 1954 में फ्रांस को
हार माननी पड़ी और वियतनाम स्वतंत्र हो गया। वियतनाम स्वतंत्र हो गया 1954 में। और स्वतंत्रता घोषित कब किया? तो 1945 में। जिस प्रकार भी बताए थे, हमारे भारत में क्या हुआ था? 1929 में स्वतंत्रता घोषित कर दिया। यानी कि आजाद कब हुआ? 1947 में। 15 अगस्त 1947। थोड़ा सा आइए सारांश पढ़ लेते। सारांश क्या कहता है? का कहिल हो सारांश? एकरो में सारांश बा। बड़ा मजा आ रहा है ना पढ़ने में। दिमाग पे जोर लेके नहीं पढ़ना है, दिमाग पे जोर लेके बिल्कुल ले नहीं पढ़ना है। माइंड फ्री करके पढ़ना। माइंड फ्री मतलब समझते हैं? हाँ बिल्कुल उसी प्रकार जिसे आप समझें उसी प्रकार माइंड फ्री होके पढ़ना है। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। टेंशन में पढ़िएगा माइंड भी खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आराम से पढ़िए, 10 मिनट 15 मिनट ही पढ़िए, लेकिन बहुत ही आराम से पढ़िए। कोई हड़बड़ी नहीं है। हड़बड़ी से पढ़िएगा तो हड़बड़िए जैसन पढ़ाई होगा। हिंद चीन वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फ्रांस का उपनिवेश था। मतलब हिंद चीन में जो 3 देश आता है, हिंद चीन में जो ये 3 देश आता है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फ्रांस का उपनिवेश यानी फ्रांस का अधीन था। फ्रांसीसी शासन में आर्थिक शोषण, शिक्षा में भेदभाव और सांस्कृतिक अपमान हुआ। देखिए बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। 1 2 3 मात्र 3 चीज याद कर लीजिए आप। मात्र इतना को तो याद कर ही सकते हैं या समझ जाइए। ये चीज समझ गए तो आपको हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन समझ में आ गया। समझ में आ गया। आइए समझिए इसको। ये चीज को आप स्क्रीनशॉट पहले मार लीजिए। मारिए स्क्रीनशॉट मार लिए। ये चीज याद कर लीजिए। हिंद चीन किसे कहा गया? तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया फ्रांस का अधीन था। फ्रांसीसी शासन में आर्थिक शोषण, शिक्षा भेदभाव, संस्कृति अपमान हुआ। ये सब फ्रांसीसी शासक जो थे आर्थिक शोषण किया, वहाँ पे आर्थिक शोषण किया, शिक्षा में भेदभाव किया और सांस्कृतिक अपमान किया। बस इतने चीज हुआ था। इसी के कारण आंदोलन हुआ था। मेन पॉइंट है फान बोई चाओ त्री और बाद में हो चिन मिन्ह ने आंदोलन का नेतृत्व किया। इन तीनों ने ही पूरा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को आज़ादी दिलवा दिया। मात्र तीन योद्धा। 1930 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी और आंदोलन बहुत तेज हो गया। 1945 में वियतनाम ने स्वतंत्रता घोषित की और 1955 में फ्रांस को हार माननी पड़ी और फ्रांस को हार माननी पड़ी जापान को, और 1954 में आज़ाद हो गया। 1954 में आज़ाद हो गया। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, गाना सुने हैं ना? उसी प्रकार से ये उड़ने लगा आज़ाद होने के बाद। महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट। कहाँ गलम मर्दे हमर कलम। आइए आ गए हम लेकर इम्पोर्टेंट पॉइंट। आइए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आ गए। महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट। हिंद चीन इसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल थे। हिंद चीन में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया शामिल थे। और अभी ये आसियान में आते हैं। जैसे सार्क में 8 देश हुआ, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सार्क में 8 देश हुआ ना जी, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसी प्रकार
ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया किस में आ जाता है? किस में आ जाता है? तो आसियान में। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया। इसे 11 को 10-11 को देश है आता है। और ये इसी में एक चीज याद कर लीजिए, सेंट्रल एशिया में कई को देश आता है? सेंट्रल एशिया में कई को देश आता है? सेंट्रल कैसे होता है? सेंट्रल एशिया क्वेश्चन से ये सब्जेक्ट से बाहर है। सेंट्रल एशिया में अगर मुंह से निकल गया तो सार्क में 8 देश, सार्क में 8 देश, आसियान में 10 देश था, 10 या 11 हो गया अभी। आसियान में 10। और सेंट्रल एशिया में कई को देश आता है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। नाम बड़ा अजीब सब है। KTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया में 5 देश, सार्क में 8 देश, आसियान में 10 देश। सार्क में क्या देश? 8 देश। कहाँ सार्क में कहाँ से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आसियान में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। कई गो है पता नहीं, शायद उसका 10 गो है। आइए हम अपना अध्याय को और बढ़ते हैं, कहाँ पे भाग गए थे। यह क्षेत्र फ्रांस का उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब समझ ले, उपनिवेश मतलब समझ गए ना? अधिकार करना। उपनिवेश मतलब अधिकार करना होएला। किसी बड़ा देश छोटा देश पे अधिकार कर लिया, उसे उपनिवेश कहता है, जिससे हमारे भारत था। वियतनाम में फ्रांसीसी शासन ने शिक्षा, वियतनाम में फ्रांसीसी शासन यानी फ्रांसीसी शासक शिक्षा, परिवहन, उद्योग में बदलाव किया, लेकिन शोषण भी बढ़ा। बदलाव तो किया, तो शिक्षा में भी बदलाव किया, परिवहन में भी बदलाव किया, उद्योग में भी बदलाव किया, लेकिन शोषण साला बढ़ दिया, शोषण बहुत बढ़ गया। 4 नंबर, राष्ट्रीय भावना फैलाने में साहित्य, शिक्षा और सांस्कृतिक आंदोलनों की बड़ी भूमिका रही। राष्ट्रीय भावना फैलाने में साहित्य, शिक्षा और सांस्कृतिक आंदोलनों की बड़ी भूमिका रही। यानी राष्ट्र में पूरे राष्ट्र में फैलाने के लिए, यानी आंदोलन फैलाने के लिए शिक्षा, साहित्य, संस्कृति की सबसे बड़ी भूमिका रही। ये इम्पोर्टेंट सब पॉइंट है। आप ये पढ़ लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो फुल देख लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं सेम उस प्रकार आप नोट्स बना लीजिए। ये सिर्फ 10 में नहीं, आपको आगे चलकर भी काम देगा, अब कहिया काम देगा इसकी गारंटी मैं ही नहीं ले सकती, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती कब काम आएगा। ये काम कहियो आएगा, पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाता। फान बाई चाओ ये क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने वियतनाम राष्ट्रवाद का प्रचार किया। फान बाई चाओ जो थे वियतनाम में जो क्रांतिकारी, ये कैसा नेता थे? क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने वियतनाम में राष्ट्रवाद का प्रचार किया। जैसे कभी प्रचार होला ना, हमनी के भुट्टा छाप में खड़ा भेलनी जा, रउआ लोगन के वोट देवे की जरूरत बा, तो प्रचार न होता है उसी प्रकार से। लेकिन ये ऐसे प्रचार नहीं किया, जाके मतलब गांव शहर बताया कि हमारे देश में ये फ्रांस लोग अधिकार कर रहे हैं, इससे छुटकारा पाना है, आज़ाद पाना है, तो ये कीजिए, वैसे कीजिए। तो किया, आज़ाद हुआ। फान चाओ त्रि अभी इसने क्या किया? ये सुधारवादी नेता थे, कन्फ्यूज आइएगा ना। फान वाई चाओ जो था वो क्रांतिकारी नेता था। कैसा नेता था? नोट कीजिए, अभी नोट कीजिए। फान वाई चाओ कैसा नेता था? क्रांतिकारी नेता था। फान वाई त्रिंग कैसा नेता था? सुधारवादी नेता था। फ्रांसीसी शिक्षा व सुधार से वियतनाम को आगे बढ़ाना चाहते थे। किसने? तो फान बाई त्रि
सुधारवादी नेता थे। फ्रांसीसी शिक्षा और सुधार से वियतनाम को आगे बढ़ना चाहते थे। आगे का बा हो ची मी तनी कलमवा चेंज कर ली। हो ची मी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट में नेता के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन किया था, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, सब पढ़ रहे हैं। वियतनाम के सबसे बड़े नेता जिन्होंने बाद में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। वियतनाम में जो हुआ ना, वियतनाम का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो हो ची मी था। जब हमारे भैया लोग पढ़ते थे ना हो ची मी, हम सोचते थे ये लोग चीनाक होगा। कहाँ होगा? चाइनाक होगा। लेकिन इस ससुरा सब तो वियतनामी बा। सबसे बढ़िया हमारे इंडियन का नाम बा। इंडिया का नाम नहीं है सोनू मोनू गोलू ढोलना बलना बहुत नाम है। 8वां नंबर देखिए। वियतनाम में महिलाओं के भी भागीदारी रही। वियतनाम को स्वतंत्रता दिलाने में सिर्फ पुरुष ही नहीं आई, महिला भी भागीदारी रही। जैसे उपनिवेशक शासन के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुआ। उपनिवेशक शासन के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुआ, हथियार उठाया। किसके लिए? तो अपना परिवार के लिए हथियार उठाया था। राष्ट्रवादी आंदोलन को कृषि संकट, कर भार, जबरन श्रम मतलब होता है जबरदस्ती मेहनत, और सांस्कृतिक शोषण, संस्कृत अपना सभ्यता संस्कृति। तो जैसे कि अभी कोई अंग्रेजवा आ जाए हमारे भारत में, और अभी कोई अंग्रेजवा आ जाए, अभी की बात बता रहे, पहले क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। अभी की बात आ जाए और अंग्रेज आके कोई अंग्रेज ने दुनिया का कोई भी इंसान आगे कह दे हमारे भारत में, और भारत के बिहार राज्य में आके बोल दे कि आपको हमारा लोग का सभ्यता क्या है, छठ पूजा, दीपावली, थोड़ा मोड़ा वो होता है, सावन में नाच गान होता है, वो सब हमारा सभ्यता संस्कृति, भक्ति भजन करना सभ्यता संस्कृति है, होली। और कोई दूसरा कंट्री से आदमी आ जाए हमारे बिहारी लोग के अधिकार करने के बाद दूर कीजिए, सिर्फ इतना को बात बोल दे कि तुम लोग को छठ मनाना मना है, जैसे वो छठ मनाना मना करेगा उसका गर्दन अलग कर देंगे, वहीं पर काट देंगे ससुरा को। छठ के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकता है, वो मेरा इमोशन है, मेरे बिहारी का इमोशन है छठ पूजा। एक सुकून मिलता है छठ के नाम सुनने पे, यहाँ पे सुकून मिलता है। बेसब्री से इंतजार करते हैं जब छठ पूजा हो जाता है। छठ पूजा से जब घर आने लगते हैं तो रोने लगते हैं, काश 2-3 दिन और रहता छठ पूजा तो बड़ा मज़ा आता। बहुत मज़ा आता है छठ पूजा में, क्या है बताएं, इतना मज़ा आता है कि उसको कहने उसके लिए कोई शब्द नहीं है। इस दुनिया में शब्द नहीं बना है, जितना मज़ा छठ पूजा में आता है उसके लिए कोई शब्द नहीं बना है। सुकून मिलता है, गाना जो बजता है, बाप रे बाप, आँख में आंसू आ जाता है छठ के नाम सुन के ही। वियतनाम में महिलाओं की भागीदारी रही, जैसे उपनिवेशक शासन के खिलाफ आंदोलन में शामिल होना, राष्ट्रवादी आंदोलन को कृषि संकट, भार, कर, जबरन श्रम और सांस्कृतिक शोषण ने और तेज किया। इस आंदोलन को कृषि संकट आया था, कर जो ज़्यादा लेने था, जबरदस्ती जो मेहनत करवाया जाता था, मजदूरी, सांस्कृतिक शोषण, सभ्यता संस्कृति पे शोषण जो होता था, ये सब बात आंदोलन को और तेज कर दिया। अंततः यह आंदोलन फ्रांस की उपनिवेशक सत्ता को समाप्त करने और वियतनाम को स्वतंत्रता की ओर बढ़ा। यह आंदोलन फ्रांस को सत्ता यानी फ्रांस के राजा लोग को समाप्त करने में और स्वतंत्रता की वियतनाम की स्वतंत्रता की ओर बढ़ा, यहीं से बढ़ा। अब आइए जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारिए। अभी ऊपर बहुत बढ़िया से समझाएं आपको, बहुत बढ़िया से समझाएं
कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन किया, कब किया, क्या परिणाम आया, सब समझली नु। तब आब ओकर आंसरवा दो ऑब्जेक्टिव में। एकरा बाद पढ़ब कौन चीज ऊपर में बतले रहनी नी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। आइए जरा बहुत बकबक कर रहे हैं। हिंद चीन किन देशों से मिलकर बना? हिंद चीन किन देशों से मिलकर बना? भारत, चीन, नेपाल, जी नहीं। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, जी हाँ। जापान, कोरिया, चीन, जी नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, जी नहीं। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया मिलकर हिंद चीन बना। हिंद चीन बना। वियतनाम किसका उपनिवेश था? उपनिवेश मतलब समझा है ना, कब्जा करना। वियतनाम पे किसने कब्जा कर रखा था? ब्रिटेन ने नहीं, फ्रांस ने, जी हाँ। किसने कर रखा था? तो फ्रांस ने कर रखा था। एक सेकंड मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, एक सेकंड मेरे प्यारे एवं बहनों, ठीक है। आइए किसने कर रखा था? तो फ्रांस ने कर रहा था। क्या कर रखा था? कब्जा। किस पे? तो वियतनाम पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़िए लोगन। 50 नंबर का आएला। कन्फ्यूज न, कन्फ्यूज तो कमेंटवा में बता दीह कि भैया हमनी के 3 नंबर के क्वेश्चन समझ में न आइल, तो हम समझा दे, बढ़िया से समझा दे। फान बोई चौक कौन थे? आ गया न क्वेश्चन आ गया न, ऊपर में बताए थे ना, पूछेगा। सुधारवादी नेता थे फान बोई, क्रांतिकारी नेता थे, धार्मिक नेता थे, साम्राज्यवादी नेता थे। बताइए फान बोई चौक कैसा नेता थे? तो क्रांतिकारी नेता थे। कैसा नेता थे? क्रांतिकारी नेता थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए हमको ज़्यादा मतलब कि बोलने में हिचकिचाहट हो जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में इधर उधर हो जाता है, तनी मानी फंस जाते हैं। टेंशन नहीं लीजिएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लेकिन हम समझा देंगे बहुत बढ़िया से। फान बोई चीन किस प्रकार के नेता थे? फान बोई चीन किस प्रकार से नेता थे? आइए दोनों के क्वेश्चन एक साथ करके पढ़ते हैं, समझ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फान बोई चौ कैसा नेता था? तो क्रांतिकारी नेता था। फान बोई चौ कैसा नेता था? तो क्रांतिकारी नेता था। फान बोई त्री किस प्रकार के नेता था? तो वो सुधारवादी नेता था। क्वेश्चन सेम है, नाम अलग अलग है, आंसर अलग अलग। अब दोनों अलग अलग बात सेम कहाँ से हुआ? कुछ बक दे रहे हैं। फान बोई चौ कौन थे? तो क्रांतिकारी नेता थे। और फान चौ ची कौन थे? तो सुधारवादी नेता थे। कन्फ्यूज आइएगा नहीं, याद कर लीजिए। इसका आंसर बी हो जाएगा और इसका आंसर भी बी हो जाएगा। अब लोगन क्वेश्चन नंबर 5 के पढ़ल जाओ। हो चिन्ह किस देश का महान नेता थे? हो चिन्ह अभी उन्हीं से बकबक कर रहे हैं, वियतनाम के नेता थे। हो चिन्ह किस देश का महान नेता थे? वियतनाम के नेता थे। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, समझ में आ रहल बानू? वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? आखिर यह आंदोलन हुआ क्यों था? शिक्षा का विकास, ससुरा विकास कहाँ कर रहा था? शिक्षा का विकास, फ्रांसीसी शोषण और अत्याचार, प्राकृतिक आपदा, धार्मिक भेदभाव। इसका आंसर का हो जाए? इसका आंसर फ्रांसीसी शोषण और अत्याचार हो जाए। का हो जाए? अत्याचार। फ्रांसीसी के शासक लोग वियतनामी पे अत्याचार कर रहा था, तभी तो आंदोलन हुआ मेरे भाई। इसमें कंफ्यूज आने का कौन सी बात है? सिंपल आंसर।
वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सब बा। वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की थी? फान बाई चाओ, हो ची मी, फान चाओ त्री, नेपोलियन। नेपोलियन के काय घुसेले बा। फान बाई चाओ। वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ओ छो कम्युनिस्ट पार्टी पूछ ले बा। सॉरी हो ची मी किया था। सॉरी वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो हो ची मी ने किया था। हो ची मी, फान बाई चाओ। हिंद चीन की राजधानी कौन सी थी? हिंद चीन पूछ रहा है। हिंद चीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम की राजधानी कौन थी? तो हनोई थी। कौन थी? हनोई थी। क्वेश्चन नंबर 9, वियतनाम में महिलाओं की क्या भूमिका रही? राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, उन्होंने भागीदारी लिया था। किसमें? तो वियतनाम के महिलाओं ने किसमें भाग लिया था? तो आंदोलन में। वियतनाम के स्वतंत्रता के आंदोलन में किसानों का योगदान क्यों था? वे जमीन खो रहे थे, वे पढ़े लिखे थे, वे अंग्रेजों के प्रभावित थे, वे केवल सैनिक बनना चाहते थे। ससुरा खतरनाक से क्वेश्चन देता है। वे जमीन खो रहे थे, तभी तो वो आंदोलन में योगदान दिया था। किसान लोग योगदान दिया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। वियतनाम में फ्रांसीसी उपनिवेश का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियतनाम में जो फ्रांस लोक शासन जो अधिकार किया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक शोषण बहुत किया था वो लोग। आर्थिक शोषण बहुत किया था। इसका सही आंसर बी फॉर बॉल हो जाएगा। बी फॉर बॉल ने आर्थिक शोषण इसका आंसर हो जाएगा। बट्टीवा देख लेते हैं। 4 जवाना। वियतनाम में राष्ट्रवादी विचारधारा सबसे पहले कहाँ फैली? वियतनाम में जो राष्ट्रवादी विचारधारा था सबसे पहले कहाँ फैला? तो विद्यालय और शिक्षित वर्ग में। विद्यार्थियों और शिक्षित वर्ग में। जो शिक्षित वर्ग थे वहां से आंदोलन का शुरुआत हुआ, और जो विद्यार्थी लोग ने ही आंदोलन का शुरुआत किया था। START, स्टार्ट। वियतनाम के किसान किस बात से सबसे ज्यादा परेशान था? कर और जबरन मजदूर श्रम से। वियतनाम के किसान सबसे ज्यादा किस बात से परेशान था? तो जबरन श्रम और कर से। करवा बहुत ज्यादा लेते रहे ससुरा सब। युवा वियतनाम आंदोलन की स्थापना किसने की? का बतैले रहनी जा ऊपर में कुछ बतैले रहनी जा। युवा वियतनाम पूछ ले तो फान बाई चाओ, और शिक्षा संस्कृति के बाद शिक्षा उच्छा के बारे में पूछ ले तो फान बाई थ्री इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर तो बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वियतनाम के लोग ने सबसे पहले किसके खिलाफ संघर्ष किया? तो फ्रांस के खिलाफ। वियतनाम के लोगों ने सबसे पहले किसके खिलाफ संघर्ष किया था? वियतनाम की तरफ ना, सॉरी फ्रांस से ना। क्या फ्रांस ना अधिकार कर ले रहे हो? जब फ्रांस अधिकार कर ले रहे तो थोड़ी जाइए अमेरिका से युद्ध लड़े खातिर। लड़ी तो ससुरा फ्रांसीसी से ना। वियतनाम के स्कूलों में फ्रांसीसी शासन क्या पढ़ाता था? वियतनाम के स्कूलों में फ्रांसीसी शासन क्या पढ़ाता था?
फ्रांसीसी संस्कृति और निष्ठा, वहाँ की संस्कृति निष्ठा और वियतनामी परिभाषा को हटा दिया था कि यहाँ पे शिक्षा में यहाँ पे विद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा, फ्रांस का संस्कृति और निष्ठा पढ़ाया जाएगा। वियतनाम में साला फ्रांस को पढ़ा रहा था, कहियो कोई कबूल करेगा, कहियो न करेगा। तो यही कारण से युद्ध हुआ, यही कारण से युद्ध हुआ, हुआ ये हुआ होता है सॉरी या ये वाला हुआ होता है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ये ए में है, ये बी में होगा, ये दोनों में से कौन हुआ होगा सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका आंसर तो आपको याद हम करवा ही दिए हैं। वियतनाम में कन्फ्यूशियस दर्शन का प्रभाव किस पर था। वियतनाम में क्वेश्चन क्या कर रहा है, वियतनाम में कन्फ्यूशियस किस पर था, तो राष्ट्रीय आंदोलन पे था। ये राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आंदोलन हो रहा था। सैनिक के जीवन इस पे तो आज़ादी नहीं तो सैनिक ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश वहाँ पे शिक्षा प्रणाली से आंदोलन हो रहा था, लेकिन राष्ट्र में आंदोलन था, पूरा राष्ट्र के लिए, पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए नहीं हो रहा था। 18 नंबर क्वेश्चन, वियतनाम की स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना जाता है। वियतनाम के स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना जाता है, तो हो चिन मिन्ह को माना जाता है। ये सब तो आंदोलन चला रहे थे, ये सब हमारे भारत के नेता बा, ये सब आंदोलन तो चला रहे थे, लेकिन होता है ना, सब चीज़ करके रख लियो, ससुरा एलो आप बाजी मार के चल गेलो, सुने है ना, सब चीज़ किए हम, आया खाली फोटोबाजी कर लिया, फोटो फ्रेम खिंचवा लिया, चल गया, न्यूज में आ गया, सब चीज़ यही किया, होता है ना। ने मेहनत किया, हो चिन में मेहनत बहुत किया, लेकिन शुरुआत ये सब किया था। फान वाई चौं फां चौं त्री फलने श्यों माँ श्रू, ये सब किया था। वियतनाम के किसान मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे, तो मुख्य रूप से चावल उगाने लगे थे। क्या उगाने लगे थे, चावल उगाने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 20, वियतनाम में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन क्यों चलाया गया। वियतनाम में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन क्यों चलाया गया, फ्रांसीसी शिक्षा और विरोध करने के लिए। फ्रांसीसी शिक्षा का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था। इसका सही आंसर ए फॉर एप्पल और ए फॉर अजीत हो जाता है। ए फॉर अजीत भी हो सकता है, और लास्ट में हम अपना एन लगाते हैं, लास्ट में नाम का एन लगाते हैं। मेरा नाम है अजीत, लेकिन लास्ट में हम एन लगाते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है, कभी न कभी बता ही देंगे आखिर क्यों लगाते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं आखिर है क्या ये। अच्छा हम समझ गए ये क्या है, मैंने क्या टाइप किया है। वो जो पढ़ें, अब जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पार्टिकुलर नेता के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जो अभी पढ़ाने वाले हैं पार्टिकुलर नेता के बारे में पढ़ाने वाले हैं। आखिर हिंद चीन के प्रमुख नेता, उनकी भूमिका क्या रही। हिंद चीन इंडो चाइना वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से नेता थे, उन्होंने क्या किया। हिंद चीन स्टार देखे, यहाँ पे स्टार बनल है, कैसे स्टार बनल, यहाँ पे स्टार बनल है, ये क्या बता रहे हैं, इससे कोई जरूरत नहीं आपको। हिंद चीन के प्रमुख नेता और उनकी भूमिका। आइए
प्रमुख नेता को देख लेते हैं और उनकी भूमिका को देख लेते हैं। ये कौन से भूमि पे रहता था रहता तो धरती। भूमिका मतलब होता है कि उन्होंने क्या क्या काम किया। फान बोई चाओ 1900 ईस्वी से लेकर इसका शासनकाल कब था? सॉरी शासनकाल वाले कौन राज थोड़ी कर रहा था। इन्होंने 1920 तक आंदोलन अकेले संभाला था। ये और इसका दोस्त हो ची तीन 1900 ईस्वी के आसपास काम इन्होंने काम क्या क्या करवाया था? युवा वियतनाम आंदोलन शुरू किया। वियतनाम रजिस्ट्रेशन सोसाइटी बनाई। बड़ा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। यहाँ जो है बबुआ हमार बबुनी लोगन सब नोट करते जइह ज़्यादा भोजपुरी बोले नहीं कि आयला। जो भी सीख ले बानी थी कोई सिखा के चली गई उसी से सीखे हैं भोजपुरी थोड़ा थोड़ा, उसी से सीखे हैं भोजपुरी बोलने के लिए। वियतनामी रिस्टोरेशन सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो फान बोई चौ किया था। जापान और चीन जाकर मदद किसने मांगी थी? फान बोई चौ मांगा था। क्रांतिकारी रास्ता अपनाया, किसने अपनाया था क्रांतिकारी ने रास्ता? तो फान बोई चौ अपनाया था। हथियार उठाने की बात किसने की थी? तो फान बोई चौ ने की थी। उद्देश्य इसका क्या था? विदेशी शक्तियों की मदद से वियतनाम को आज़ाद कराना। तो अब ये न जा रहा था जापान चीन, लेकिन ससुराल लोगन मदद नहीं किया। बड़ा कमीना बा। हमारा भारत आ जाता, सॉरी उस टाइम तो हमारा भारत तो आज़ाद नहीं था। अब पढ़िए फान बोई थ्री ये सबका नाम कैसे लेता होगा? इसका जो चला था 1900 से 1920 फान बोई 3 और फान बोई चौ ने आंदोलन करवाया था। काम इन्होंने काम क्या किया? ये सुधारवादी नेता थे। सुधारवादी नेता कौन थे? फान बोई 3। क्रांतिकारी नेता कौन थे? फान बोई चौ थे। हिंसा और संस्कृति के खिलाफ थे। ये हमारे महात्मा गांधी थे। हिंसा के खिलाफ थे। हिंसा नहीं करना है, देश को अहिंसा प्रति आज़ाद करना है। लेकिन देश आज़ाद कैसे हुआ? अहिंसा पे ही आज़ाद हुआ, सॉरी हिंसा से ही आज़ाद हुआ। मार काट कर दिया हमारे वीर जवान सब। क्या ही बताएं, आपको सब बात पता ही होगा। हिंसा और क्रांतिकारी नेता थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा और सुधार से ही वियतनाम आगे बढ़ेगा। कितना अच्छा विचार था। शिक्षा और सुधार से ही वियतनाम आगे बढ़ेगा। काश ये सब बात हमारे गांव के कुछ लोगों में आ जाए। फ्रांस से भी सुधार की उम्मीद रखते थे। ये बिल्कुल 100% 100% किससे मिलता है? तो महात्मा गांधी से मिलता है। ये फान बोई चौ लगता है कि महात्मा गांधी से प्रभावित हुआ था। और फान बोई 3 मेरे महात्मा गांधी से प्रभावित हुआ था। और उस ससुरा फान बोई चौ उस ससुरा लगता है हिटलर से प्रभावित हुआ था। दोनों में इतने अंदर बा। आई रवा पढ़ाई पर ध्यान दियल जाई। उनका विश्वास था शिक्षा और सुधार से वियतनाम आगे बढ़ेगा। फ्रांस से सुधार उम्मीद रखते थे। फ्रांस सोचता था कि थोड़ा सा फ्रांस भी सुधार के उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक सुधार से स्वतंत्रता। सामाजिक और शैक्षिक सुधार में स्वतंत्रता। हो चिन मी के बारे में पढ़िए। हो चिन मी बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता था वियतनाम का। समय 1920 के बाद इन्होंने ही आज़ाद करवाया। किसको आज़ाद करवाया? वियतनाम को आज़ाद करवाया। कब करवाया? 1954 में करवाया। कब करवाया?
1954 में करवाया। घोषित कब किया था? 1945 में। आइए, हो चिन मी का काम, उन्होंने फ्रांस में रहकर मार्क्सवाद लेनिनवाद सीखा। बड़ा बहुत अच्छा। 1930 में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, किसानों, मजदूरों और छात्रों को एकजुट किया। 1941 में वियतमी नामक संगठन बनाए। 1945 में जापान की हार के बाद वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा की 1945 में। और बाद में वियतनाम युद्ध 1954 में फ्रांस को हराकर देश को स्वतंत्र करवाया। देख रहे हैं हो चिन मी का पावर। पावर ऐजे से शुरू होला, ऐजे खत्म। ही हमार पवन सिंह के डायलॉग बा। पवन सिंह के हम जबड़ा कट्टर फैन बानी। पवन सिंह के जबड़ा कट्टर फैन बानी, और ओकर अलावा हम केकरो फैन नहीं बानी। पवन सिंह हम बहुत मानी ला जा। हो चिन मी समय 1920 में आया। इससे ये सब के बारे में हम ऊपर पढ़ाई दिए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अन्य नेता संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। अन्य नेता व संगठन नगुअन अन निन, कुछ नाम रख ले है। ये सब युवाओं को प्रेरित किया, राष्ट्रवादी विचार फैलाया। ये सब सपोर्टर था। ट्रानफू, कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत किया। महिलाएं, जैसे ट्रुंग रिस्टर्स का नाम भी आंदोलन में लिया जाता है, जिन्होंने उपनिवेशक सत्ता विरोध किया। जिन्होंने ये सब सपोर्टर नेता थे, इन्होंने ये सब सपोर्टर नेता थे। अब आइए तो इनको सारांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारांश क्या है? सारांश, फान वाई चौ क्रांतिकारी नेता, जापान से मदद मांगी थी। फान वाई चौ जापान और चीन से मदद मांगी थी। फान वाई त्रि, सुधारवादी नेता, शिक्षा और सुधार को बल दिया। हो चिन मी, सबसे बड़ा नेता, कम्युनिस्ट पार्टी व वियत मिन का स्थापन, वियतनाम में स्वतंत्रता करवाया। अंतः नेता नेगोन अन ट्रन फिल आदि भी थे इसमें। न्योगन अन निन ट्रंग आदि भी थे इसमें। अब आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मजाक से हट के वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस किसने लिखा? फान वाई चौ ने लिखा। तो इसी ये बुक को ही पढ़कर वहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी या राष्ट्र के लिए प्रेरित हुआ आज़ाद करवाने का। ये बुक को द हिस्ट्री ऑफ द लाओस पर वियतनाम पढ़कर हो फान वाई चौ ने लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ था? कंबोडिया में स्थित है। 12 में पूछा गया है, फर्स्ट सेकंड दोनों में, 15 में, 19 में, 22 में बहुत भी आया क्वेश्चन। अंकोर वाट का मंदिर बहुत पूछता है। तो कहाँ है? तो कंबोडिया में है। वियतनाम में क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। 1911 में हुई थी। सही बात, 1911 में हुई थी। क्या आया है नोटिफिकेशन? अच्छा ठीक है, आप पढ़िए, बाद में हम पढ़ लेंगे। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी मेरे प्यारे एवं बहनों को। ईस्वी याद रखिएगा। हिंद चीन भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के समझौता कौन थे? तिन्त सीन, हो चिन मी, कंटन। इसमें से कोनो समझौता नहीं किया था। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से
कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अंकरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? अंकरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? किस सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। कहाँ पे है? तो वियतनाम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये? आइए, कंबोडिया में, सॉरी, कंबोडिया में स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। सूर्यवर्धन द्वितीय ने करवाया था। हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा गया? हिंद चीन में कॉलोन फ्रांसीसी नागरिक को कहा गया। ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, 2026 में पूछ सकता है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंद चीन में जो कॉलोन किसे कहा गया था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा गया था। किसे कहा गया था? फ्रांसीसी नागरिकों को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहना है? उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो अप्रैल 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 22, 23, 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। अप्रैल 1975 में हुआ था। अप्रैल 1975 में हुआ था। कंबोडिया की राजधानी कौन था? कंबोडिया की राजधानी कौन था? हनोई। एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। आइए, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंबोडिया की राजधानी कौन से? कहाँ कंबोडिया की राजधानी कौन है? कंबोडिया की राजधानी कौन है? कंबोडिया की राजधानी हनोई, नोमपेन, बैंकॉक, ओटावा। ओटावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नोमपेन। नोमपेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोमपेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोमपेन। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ था। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 में आज़ाद हुआ था। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1965 में आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1970, 1980, 1989, 90, 79, 80, 1979 और 1975। 1975। क्या आप लोग वैसे फंसते हैं? 89, 59, 69, ये सब में हम थोड़ा थोड़ा फंस जाते हैं। 1975 में हुआ था। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई का सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ था? तो दक्षिणी वियतनाम में था। दक्षिणी वियतनाम में था। दक्षिणी वियतनाम में, सॉरी, दक्षिणी वियतनाम में था। ये वियतनाम ऐसा ही। दक्षिणी वियतनाम में किसका सरकार था? तो दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार था। बाओदाई की सरकार था, प्रथम सरकार बना था। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? मतलब हमने पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा जो देश था वो पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? घोषणा का उद्देश्य था 13 नंबर जापान और आत्मसमर्पण। जापान आत्मसमर्पण। किसमें जापान आत्मसमर्पण कहाँ कर दिया था? इंडोनेशिया के पास, सॉरी इंडोनेशिया बोल देते हैं, वियतनाम के पास जापान आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दो। जापानी से प्रकार शायद कहा होगा किसको? तो क्या नाम भूल जाते हैं बार बार। वियतनाम को। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थित किया गया? तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थित किया गया? तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थित किया? तो वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम में। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, याद कर लीजिएगा। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओदाई की। दक्षिण वियतनाम में किसकी सरकार थी? तो बाओदाई की थी।
जब फ्रांस से आज़ाद हुआ वियतनाम प्रथम सरकार बना था भाओ दाई की। दक्षिण वियतनाम में भाओ दाई की सरकार निम्नलिखित में से किसकी समर्थक थे? क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या कहना है? तो फ्रांस के समर्थक थे, फ्रांस के समर्थक है। फ्रांस से आज़ाद होकर ना भाओ दाई की प्रथम सरकार बना था वियतनाम में। हो चिन मिन्ह कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? हो चिन मिन्ह कहाँ का शासक था? ये इसका जवाब आप बताइए, कमेंट कीजिए। 17 नंबर का कमेंट कीजिए। तो उत्तरी वियतनाम का था। हो चिन मिन्ह कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम के शासक था। हो चिन मिन्ह कहाँ शासक था? उत्तरी वियतनाम के शासक था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 1954 का जनेवा समझौता के 1954 के जनेवा समझौता के क्रियान्वयन का देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो फ्रांस नहीं था, फ्रांस नहीं था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है दोस्त? वन लाइनर है। आइए वन लाइनर भी पढ़ ही लेते हैं, वन लाइनर पढ़ ही लेते हैं। लंबा हो ही गया तो वीडियो होने दीजिए। युवा वियतनाम आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो फान वई चौ ने की थी। फान वई त्री का किस प्रकार के नेता था? सुधारवादी नेता था। वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हो चिन मिन्ह ने किया था। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, याद करते जाइएगा आप लोग, या नोट करते जाइएगा वीडियो को रोक रोक के। क्वेश्चन नंबर 5, वियतनाम रिस्टोरेशन सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो फान वई चौ ने करवाया था। वियत मिन्ह संगठन का स्थापना किसने की थी? तो हो चिन मिन्ह ने किया था। कन्फ्यूज आइएगा ना, बस दो तीन आदमी के बारे में पढ़ना है और ये सब के बारे में बढ़िया से पढ़ ले, जो कि हम बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। नगुन अन निन किसके लिए प्रसिद्ध था? तो राष्ट्रवादी विचार प्रेरित कर, मतलब विचारों को प्रेरित करने के लिए वो प्रसिद्ध था। वियतनाम में क्रांति और सुधार का झगड़ा किसके बीच था? तो फान वई चौ और फान वई त्री के बाद ये दोनों में ही उच्च नीच का भावना थे। जैसे कि हमारे भारत में था नरम दल और गरम दल में विवाद छिड़ते रहता था। वियतनाम की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो ट्रेन फू। वियतनाम की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा नेता कौन था? ट्रेन फू था। ये क्वेश्चन में डाउट लग रहा है हमको। फान वई चौ था। हो चिन मिन्ह था जी सबसे बड़ा नेता, हो चिन मिन्ह था। ये क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, वियतनाम में किसानों और मजदूरों को आंदोलन में जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? तो हो चिन मिन्ह को जाता है। हो चिन लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। प्लीज़ आप लोग समझिए बात को, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। लघु उत्तरीय प्रश्न का हम एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना देंगे, रिक्वेस्ट करते हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।